अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम इस पीरियड में मुंशी प्रेमचंद की कहानी या अफसाना पोस की रात पढ़ेंगे। निकालिए पेज नंबर सफ़ा नंबर 6। तारुफ देखते हैं। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला और हिंदी का भी पहला अफसाना निगार माना जाता है। हमारा मुल्क एक ज़राती मुल्क है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा ज़िंदगी, गरीबी की ज़िंदगी गुजारता है किसान। मुंशी प्रेमचंद गांव और देहात की ज़िंदगी से बड़े करीब थे। वहाँ के लोगों के हालत ज़ारा ने बुरी जो हालत थी, कसम पुरसी की, तकलीफ़ की, परेशानियों की, वो उसके मुतालिक बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं उस देहाती ज़िंदगी को। और बड़े खूबसूरत अफसाने उन्होंने लिखे हुए हैं। बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। अफसाना लोग बहुत पसंद करते हैं अफसाने, और अफसानों में नफ्सियाती और जज्बाती कैफियत को बयान किया जाता है। इसकी कोई तारीफ़ नहीं है, उसके बावजूद भी इसमें एक वाक़या बयान किया जाता है और उसमें किरदार होते हैं जिसके मंजरकशी बदलती रहती है, और उसी के साथ साथ आपसी किरदारों की आपसी गुफ्तगू बातचीत भी। फिर ये अपना पूरा भरपूर असर हम पर छोड़ जाती है। और इस अफसाने के फ़न में प्लॉट, किरदार, ज़बान व मकान, मरकज़ी ख़याल और उसलूब की ख़ास अहमियत होती है। इस अफसाने पोस की रात में मुंशी प्रेमचंद ने एक किसान की ज़िंदगी को पेश किया है कि किस तरह वो कर्ज़ लेता है और नस्ल दर नस्ल, ख़ानदान के बाद दूसरा ख़ानदान, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, यानी जब तक उनकी ज़िंदगी है तब तक वो साहूकार का कर्ज़ अदा करते रहते हैं, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ सूद अदा होता रहता है और उनकी ज़िंदगी कर्ज़ में गुज़रती ही चली जाती है। बच्चों, आज भी वही हाल है। आज नाम सिर्फ बदल गया है, साहूकार की जगह बैंक आ गए हैं और बैंक के कर्ज को किसान अदा करता रहता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वो बैंक के कर्ज़ों से तंग आकर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। बहुत सारे किसान हैं जो ख़ुदकुशी कर ले रहे हैं और ज़िंदगी तकलीफ़ दा गुज़र रही है। बहुत परेशान हाल हैं, कर्ज़दार हैं और इस कर्ज़ से निजात ना मिलने पर उनकी ज़िंदगी अज़ाब हो चुकी है। ठीक है, अब आप पहले मुख्तसर इस कहानी को सुन लीजिए। इसमें 3 अहम किरदार हैं। एक है हल्को, दूसरी उसकी बीवी मुन्नी, और उसके बाद तीसरा उसका है कुत्ता, और सबसे अहम किरदार है इसमें चौथा किरदार यानी शहना का किरदार, जो कि साहूकार है। तो हल्को और उसकी बीवी एक किसान है। उनके पास एक उनका पालतू कुत्ता है जिसका नाम जबरा है। बड़ा वफादार कुत्ता है। बड़ी मुश्किल से हल्को ने 3 रुपए, एक एक पैसा करके, बच्चों ये वो ज़माना था जब पैसा चलता था। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और वो 100 पैसों के एक एक पैसे को खर्च किया जाता था। 1 पैसे के हिसाब से उस ज़माने में चीज़ें मिलती थी। अब तो हमको 4 आना 8 आना रुपया, 4 आना 8 आना तो कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। आज हमारे बच्चे भी और गरीब फ़कीर भी 1 रुपया भी लेना पसंद नहीं करते। तो ये वो ज़माना था जब 3 रुपए जमा करने के लिए हल्को किसान को बहुत वक्त लगा। सर्दी का मौसम था, गांव और देहात की सर्दी, ठिठुरती हुई सर्दी। उस सर्दी में एक कंबल ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से पूरे कई दिनों के बाद उसके पास 3 रुपए जमा हुए कि अचानक वो अपनी बीवी से आकर कहता है कि मुझे वो 3 रुपए दे दो, साहूकार आया है, शहना आया है और मुझे वो पैसे उसको देना है। बीवी को अपने शौहर की बड़ी फ़िक्र थी। वो कहती है बड़ी मुश्किल से ये 3 रुपए जमा हुए हैं और हमको इससे कंबल ख़रीदना है, मैं पैसे नहीं दूंगी। हल्को उसको बहुत मिन्नत समाजत करके समझाता है कि वो पैसे दे दो,
सर्दी का तो कोई हल मैं निकाल लूँगा, कोई तदबीर कर लूँगा, लेकिन वो मुझे गाली गलौज करेगा और गुस्सा करेगा, घिड़कियाँ देगा, धमकियाँ देगा। उससे अच्छा है कि तुम वो 3 रुपए दे दो, मैं उसे दे दूँगा। उस सर्दी से मैं अपने बचाव के लिए कोई ना कोई तरकीब निकाल लूँगा। बीवी बहुत नाराज़ होती है, लेकिन फिर भी वो 3 रुपए उसे शहना को देने के लिए दे देती है। वो शहना को 3 रुपए देकर अपनी जान बचा लेता है, गालियों से और धमकियों से बच जाता है, और फिर उसी के साथ वो खेत की तरफ निकलता है। रात का वक्त है, ठिठुरती हुई सर्दी, रात का वक्त, खेतों की हिफाजत करना है, खड़ी फसल है, फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो वो जब चलता है तो उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता, जिसका नाम जबरा है, वो भी उसके पीछे पीछे चलता है। खेत तक पहुंचते हैं, ठिठुर रही है सर्दी से, ठिठुरे जा रहे हैं, अकड़े जा रहे हैं, हाथ पैर सर्दी से कांप रहे हैं। वो अपने कुत्ते से कहता है कि मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू मेरे साथ आया, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। कुत्ता उसकी बात सुनता है और खामोश गर्दुम हिलाता हुआ खड़ा रहता है। वो अपने खेत के एक साइबान के नीचे, एक छत के नीचे जाकर, जो घास फूस की बनी हुई है, वो उसके नीचे बैठ जाता है। वहाँ उसकी चारपाई रखी है, यानी खटिया रखी है, उस पर बैठ जाता है। लेकिन सर्दी है कि कम होने का नाम नहीं लेती। वो सर्दी से परेशान है कि अचानक वो अपने कुत्ते की तरफ देखता है, उसको चिमटा लेता है कि शायद मेरे जिस्म की बची हुई थोड़ी सी गर्मी और कुत्ते के जिस्म की बची हुई गर्मी, हम दोनों जब लिपट कर बैठेंगे तो शायद हमारी थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्दी से दोनों कांप रहे हैं, परेशान हाल है। कोई तदबीर समझ में नहीं आती कि अचानक समझ में आता है कि ये तो बाहर का मौसम ख़त्म हुआ, ख़ज़ां का शुरू हुआ, पत्ते सूख कर गिर रहे हैं। पीछे के खेत के साथ लगा हुआ एक बाग है, दरख्तों से पत्ते झड़ चुके हैं। तो हल्को को ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसको जलाकर बैठूं उसके अतराफ, तो आग की गर्मी से मेरी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। वो बाग में जाता है और बाग में जाकर सूखी पत्तियां समेटकर एक ढेर लगाता है, और उस ढेर को उसके साथ जो है गोबर के जो कंडे बने होते हैं वो लगाता है, और उसको आग लगा देता है और उसके करीब में बैठ जाता है। मंज़र बड़ा खूबसूरत है। ढलती हुई अमावस की सर्दी की रात है, और पत्तों से जो शोले निकल रहे हैं, जो आग के शोले निकल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंज़र है और दिल को मोह लेने वाला मंज़र है। ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे हर बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लग रहा है कि बाग का जो अंधेरा है उसको दरख्तों की पत्तियों ने दूर कर दिया है, अलाव जल रहा है और दरख्त की पत्तियां छू कर भागने लगती हैं। जब हल्की हल्की हवा भी चल रही है तो वो शोले बहकते हुए नज़र आ रहे हैं, इधर उधर लहरें लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे बाग में जो दरख्त लगे हुए हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने इस अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाल लिया है। बड़ा खूबसूरत मंजर है। बच्चों, आप लोग देखते होंगे जब आग लगती है तो ऊपर की तरफ के शोले दिखाई देते हैं। वो शोले उस वक्त तो यकीनन बड़े खूबसूरत दिख रहे होते हैं, उनकी रंगत बड़ी प्यारी होती है, लेकिन वो तबाही लाते हैं। तो अंधेरा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत अंधेरा कम हुआ है हल्कों के लिए, और उसी के साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो है, ऐसा मालूम हो रहा है कि एक अथाह समंदर में रोशनी की एक नाव चल रही है, इन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए हमको एक नाव मिल गई है, जिसके सहारे हम एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे ना। ऐसा मालूम हो रहा है कि यकीनन इस आग की गर्मी की वजह से सुबह तक आराम से सर्दी टल जाएगी। अचानक जबरा भौंकता है, क्योंकि उसको किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। तो एक बहुत ही वफादार कुत्ता है वो, तो इसलिए वो भौंकता है ताकि जानवर भाग जाएं। अगर नहीं भागेंगे तो पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। जब वो जानवरों को भगा देता है तो वो भी अपने मालिक के पास आकर बैठ जाता है। हल्को और जबरा गर्मी की तपिश से सुकून महसूस करते हैं, सर्दी भाग जाती है। लेकिन उस ठिठुरती हुई सर्दी में, रात के अंधेरे में जब उनको हरारत मिलती है, गर्मी मिलती है, तो नींद से आंखें बोझल हो जाती हैं और बंद होने लगती हैं। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है।
जबरा नींद में डूबा हुआ है, वो अपने कुत्ते पर बहुत भरोसा करता है। वो दिल में सोचता है कि अगर जानवर आ भी गए हैं तो जबरा उन्हें संभाल लेगा, और हल्को उस गफलत में सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो हर तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई उसे डांट रहा है। वो बहुत परेशान हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उसकी बीवी उसके सामने खड़ी है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे बताती है कि वो जो गुस्से में पूछ रही है, तुम कहाँ आकर मर गए, इधर सारा खेत चौपट हो गया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठता है और बीवी से पूछता है, तो क्या खेत होकर आ रही है। अब उसको याद आता है कि हाँ, मैंने आवाज़ें तो सुनी थी, जानवर खेत में दौड़ रहे थे, आवाज़ें सुनी थी, और जबरा भौंक रहा था, वो भी मैंने सुना था। लेकिन गफलत, हाय रे गफलत, उस गफलत में उसकी खड़ी फसल, पूरे खेत को जानवरों ने, नील गायों ने तबाह कर दिया था। नील गाय एक गाय होती है, छोटी होती है, गाय से नीले रंग की होती है, इसलिए उसको नील गाय कहते हैं। तो वो अपनी बीवी से पूछता है, क्या तू खेत गई थी। तो वो कहती है, हाँ, तुम यहाँ सो रहे हो और वहाँ जानवरों ने, नील गायों ने पूरे खेत की सत्यानाशी कर दी है। अब हम शहना का कर्जा कैसे उतारेंगे। हल्को बहुत परेशान है, क्योंकि वो जानता है चाहे सैलाब आए, चाहे सूखा पड़े, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। शहना तो मानने वाला नहीं, उसको तो अपने पैसों से, अपने सूद से मतलब है। बीवी बड़ी मायूस हो जाती है। मुन्नी बहू जो है वो अपने शौहर हल्को से कहती है, मैं कहती हूँ कि मजदूरी कर लो, यानी मजदूरी कर लो। मजदूरी करने पर हमको रोज़ाना मेहनत के पैसे मिलेंगे और हम उसको जमा करके शहना का कर्जा उतार सकेंगे। वो पहले भी उससे कई बार कह चुकी है कि खेती बाड़ी छोड़ देते हैं और हम मजदूरी करते हैं। थोड़ा थोड़ा ज़माना बदल रहा था। आज़ादी के पहले हर तरफ अंग्रेज़ों के आने के बाद थोड़ी सी तब्दीली आ रही थी। लोगों को काम मिल रहा था, मजदूरी मिल रही थी। बहुत से किसान थे जो परेशान हाल थे, उन्होंने खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी कर ली थी। हल्को एक बार सोचता है कि सच में मुझे भी मजदूरी कर लेना चाहिए। मैं और मेरी बीवी अगर मजदूरी करेंगे तो यकीनन हमको पैसे मिलेंगे और शायद हम शहना के कर्ज से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी ही देर में बड़ा मायूस है, क्योंकि खेती बर्बाद हो चुकी है। अब फसल के पैसे नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा। वो सोच तो रहा है, लेकिन क्या करे, किसान है। वो चाहने के बावजूद भी खेती बाड़ी नहीं छोड़ना चाहता। दिल में सोचता है कि अगर खेती बाड़ी छोड़ दूंगा, मजदूरी करूंगा, तो किसान का बेटा हूँ, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, खेती का काम ना बिगाड़ूंगा। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मैं खेती बाड़ी ही करूंगा। मैं किसान हूँ, अगर मैंने किसानी छोड़ दी तो मैं अनाज कैसे पैदा करूंगा। आज के ज़माने में अगर हम किसी को थोड़ी सी ज़्यादा रकम की लालच दें तो वो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी इख्तियार कर लेता है। लेकिन ये बेटा बच्चों, ये ज़माना था कि लोग अपने पुश्तैनी, अपने ख़ानदानी पेशे को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए बहुत चाहने के बावजूद, बहुत तकलीफ़ें उठाने के बावजूद भी हल्को अपना खेती बाड़ी का काम नहीं छोड़ना चाहता था, और वो बीवी की बात नहीं मानता है। बीवी बड़ी नाराज़ हो जाती है, बहुत नुकसान हो गया है, दोनों ही अफसोस करते। तो ये कहानी मुख्तसरन मैंने आपको सुना दी है। आप पूरा सबक पढ़ लें और पढ़ने के बाद मश्की सवाल जवाब कर लें। ठीक है।